लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिल मशीन के टाइप्स के बारे में जाना, पोर्टेबल, बेंच, पिलर, रेडियल, गैंग और मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के बारे में जाना, और थोड़ा बहुत सीएनसी मशीन के बारे में भी हमने बात करी। ये तो हुई मशीन, लेकिन अब आज हम टूल की बात करते हैं कि उस मशीन में जो टूल लगता है उसको हम कहते हैं ड्रिल। ड्रिल कह लो या ड्रिल बिट कहते हैं उसको। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ड्रिल मशीन के क्या क्या पार्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि उन पार्ट्स का क्या उपयोग क्या है, क्यों उन वो पार्ट्स को हम लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम शैंक कहते हैं। शैंक हर टूल में उस पार्ट को कह सकते हैं जो सिलेंड्रिकल होगा और खाली होगा, उसको हम शैंक कहते हैं। आमतौर पर शैंक का प्रयोग मशीन में जकड़ने के लिए किया जाता है, मतलब उस टूल को मशीन में पकड़ने के लिए जिस हिस्से का हम प्रयोग करते हैं उसको हम शैंक कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूँ? मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ जो ऊपर बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, जिसपे कोई कुछ कटा हुआ नहीं है। यहाँ पर हम मशीन से इस ड्रिल को पकड़ने वाले हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? शैंक। इसके बाद यहाँ पर एक हल्का सा एरिया हो सकता है, एक पोर्शन हो सकता है, उसको हम नेक कह देते हैं। नेक जैसे हमारी होती है ना गर्दन, नेक ये होती है। बीच में कोई भी ऐसा पोर्शन जो शैंक और बॉडी के बीच में हो उसको हम नेक कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नेक हो हर ड्रिल में, ठीक है। उसके बाद ये आपका बॉडी वाला पोर्शन शुरू होता है यहाँ से और नीचे तक बॉडी। इस बॉडी में आप देखें ये फ्लूट कटी हुई है, एक यहाँ से शुरू हुई है और एक यहाँ से शुरू हुई है। ये दो फ्लूट हैं जो हेलिकल शेप में ऊपर जा रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मतलब हमने ऐसा एक झिर्री बना रखी है, गड्ढा बना रखा है पूरी बॉडी में, दो गड्ढे बना रखे हैं, ऐसे ऊपर जा रहा है वो। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? शैंक का तो होता है उसको पकड़ लिया। फ्लूट क्यों बनाते हैं? फ्लूट बनाने के कई फायदे हो जाते हैं हमें। पहली बात तो जो चिप कटेगा, अरे ये नीचे यहाँ से चिप काट रही होगी ना, मेटल को काट रही होगी, तो वो चिप इस फ्लूट में से ऊपर निकलता है, तो उसको फ्लूट को मतलब चिप्स को निकलने की जगह प्रदान करता है ये। अगर ये नहीं देंगे तो चिप वहीं फंस जाएगी और हमारी सरफेस को, होल के सतह को खराब करने लगेगी। वहीं फंस जाएगी ना उसके अंदर, हमारी ड्रिल को भी खराब करेगी, उसकी धार को भी खराब करेगी, और जो सतह हमें प्राप्त हुई है उसको भी खराब करेगी। दूसरा इसका फायदा ये होता है, ऊपर से कूलेंट, भाई नीचे यहाँ पर कटिंग एक्शन हो रहा होगा कहीं, तो वहाँ पर हमें कूलेंट यानी कि कोई शीतलक पहुँचाना है ताकि हमारी ड्रिल की बिट ठंडी रहे। गर्म होने पे मुलायम हो जाएगी और इसकी धार जल्दी जल्दी घिसने लगेगी। तो जो कूलेंट के अंदर जाने का रास्ता है कि कूलेंट यहाँ तक पहुँच जाए, वो भी इस फ्लूट से होता है। और इसका एक और भी पर्पज़ है, अगर ये फ्लूट नहीं बनाएंगे आप तो ये वाला जो कटिंग पॉइंट है ये कैसे मिलेगा आपको? अगर ये पूरा गोल होता तो ये कटिंग पॉइंट कैसे मिल जाता? तो इसमें वो झिर्री बनानी पड़ती है ताकि, जिसको हम फ्लूट कहते हैं, ताकि चिप्स बाहर निकल सके, कूलेंट अंदर जा सके और हमें यहाँ पर एक कटिंग टिप मिल जाए नीचे। जो बचा हुआ एरिया है जहाँ पर फ्लूट नहीं बनाई आपने, ये भाई डायमीटर तो यही था ना आपका, ये जो बचा हुआ एरिया है इसको हम, इसके ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पर एक उभरा हुआ आपको एक, ये उभरी हुई मतलब ये बाकी डायमीटर से, बाकी सतह से उभरा हुआ है। इसको हम कहेंगे लैंड या मार्जिन। क्या कहेंगे इसको? लैंड या मार्जिन। यही आपकी वो कटिंग एज है। बाकी हिस्से को डाउन इसलिए किया जाता है क्योंकि सिर्फ इतने से एक चीज़ को क्यों ऊपर रखा गया, बाकी सबको इससे डाउन क्यों करा गया डायमीटर पे? इसलिए करा गया कि ताकि ये वाली चीज़ घिस के ना चले। भाई यहाँ पर इतना तो काट ही दिया उसने, तो होल तो आपका इतना बड़ा हो गया, बाकी चीज़ घिस के नहीं चलनी चाहिए ना, वरना बिना बात पावर आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी और होल ख़राब होने लगेगा। तो उसको थोड़ा सा डाउन रखते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये तो है आपका वो लैंड वाला पोर्शन। अगर आप इस ड्रिल को ऐसे देख रहे हैं तो ये फिगर मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो आपका यहाँ तो ये तो हो रही है कटिंग पॉइंट, जिसको जो लैंड पे से आपको मिल रहा है या मार्जिन पे से मिल रहा है। बाकी सारा हिस्सा जो है ये इससे थोड़ा कम होगा, मतलब ये वाला डायमीटर तो इतना जा रहा है ना बाबू, ये वाला डायमीटर तो इतना बड़ा होगा, पर बाकी हिस्से को हमने छोटा इसलिए रखा ताकि वो होल के अंदर घिस के ना चले। ये बात समझ में आ रही है? तो ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका डायमीटर इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में लिया जाएगा। वर्नियर कैलिपर को हम यहाँ से नहीं नापेंगे ड्रिल का डायमीटर देखने के लिए, मतलब हम ड्रिल का जब डायमीटर देखेंगे तो उसको यहाँ से नहीं नापेंगे, हम उसको इस पॉइंट पे नापेंगे। मतलब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज ऐसे लगाएंगे कि वो या तो यहाँ छूता हुआ चले और दूसरा यहाँ पर छूता हुआ चले। हाँ, लैंड पे नापते हैं हम उसको, मार्जिन पे नापते हैं। वही ड्रिल का होल का डायमीटर होगा जो होल वो ड्रिल बनाने वाला है। ओके गुड। अब अगली चीज़ नीचे आ जाते हैं। नीचे जो आपको ये पोर्शन दिखाई देता है, कल भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र करा था। भाई सबसे पहले ड्रिल यहाँ पर आके टच होगी आपकी, यहाँ से आपने काटना शुरू करा। ये जो हिस्सा है जब तक आपका कटिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेके और कटिंग पॉइंट के बीच में ये जो हिस्सा है इसको आप लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? लिप। ठीक है। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि देखिए इतने
इतने हिस्से तक, तो जब तक कटिंग पॉइंट आपका नहीं आ रहा तो इतने हिस्से तक तो वो मेटल को घिस के चलने वाला है ना, तो एकदम इतनी बड़ी ड्रिल हम नहीं मार सकते। फिर हम क्या करेंगे, पहले छोटी ड्रिल से काम करना शुरू करेंगे। मान लीजिए हमें सबसे पहले जहाँ पर भी होल करना है तो सेंटर पंच आपने जहाँ लगाया है वहाँ पर इस ड्रिल का प्रयोग करेंगे। इससे एक छोटा होल बनाएंगे। छोटा होल बनाने से क्या होगा, इसका तो देखें आप लिप बहुत छोटा है ना, ये तो पतली है, तो इसका ये वाला पॉइंट नीचे का और जहाँ से कटिंग एज शुरू हुआ वो बहुत कम है, करीब है, तो जल्दी ही वो कटिंग करने लगेगा आपका, ठीक है ना। फिर जब उतने बड़े होल में जब हम इसको बिठाएंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर बिल्कुल चिसल एज पे नहीं बैठा, वो होल थोड़ा बड़ा है तो ये अंदर डूब जाएगा ना उसके होल में, तो लिप थोड़ा छोटा हो जाता है, मतलब जल्दी कटिंग पॉइंट आ जाता है। आप इस बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? मैं इसको फिगर में समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको पहला होल करना शुरू करना है और यहाँ पर आपने एक सेंटर पंच से एक होल कर रखा है, तो एक पतली सी ड्रिल आप यहाँ पर लेकर आएंगे ऐसे, तो आपको सिर्फ इतने ही एरिया तक तो घिसना पड़ रहा है ना, फिर तो आपकी कटिंग एज आ जाएगी, यहाँ पर कटिंग एज आ जाएगी आपकी। अब आपने क्या करा, इतना होल तो आपने कर दिया ऑलरेडी इस छोटी वाली ड्रिल से, फिर आपने एक बड़ी ड्रिल को जो इससे बड़े वाले डायमीटर को होगा तब वो लगाएंगे, तो आप देखेंगे इसका जो चिसल हेड है वो अंदर डूब गया उस होल के, तो आपका लिप जो इतना बड़ा था अब वो इतना बड़ा गया है, तो जल्दी आपका कटिंग एज आ जाएगा शुरुआत में, ठीक है ना। तो पायलट होल मारने के दो फायदे होते हैं, एक तो वो बड़ी ड्रिल का सेंटर, क्योंकि बड़ी ड्रिल में अगर आप देखें तो ये पॉइंट इतना बड़ा है, ये तो सेंटर पॉइंट जो आपने सेंटर पंच लगाया है, होल लगाया है, उससे तो ज़्यादा बड़ा ये पॉइंट ही है। तो इसके लिए हमें एक छोटा पायलट ड्रिल चाहिए होता है ताकि उसके अंदर हम इसको सेंटर को देख के बिठा लें, ठीक है ना। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको कटिंग एज जल्दी आ जाती है, इसलिए पायलट होल हम मारते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके गुड है। बाकी जब प्रैक्टिकल करोगे तो और समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को जो आखिरी वाला इसका पॉइंट होता है, इसको जरा ढंग से देख लेना, ये पॉइंट नहीं होता एक्चुअली, ये एक लाइन होती है, ये वाली जो आपको मिलती है, इसको हम चिसल हेड कहते हैं। चिसल हेड, चिसल हेड कहते हैं उस लाइन को जो आपको यहाँ मिल रही है, ये लाइन, इसको कहेंगे चिसल हेड। और अगर इसको आप ऐसे देखोगे तो आपको ये पॉइंट दिखाई देगा, ऐसे देखोगे तो लाइन दिखाई देगी, ऐसे देखोगे तो एक पॉइंट दिखाई देगा, उसको हम पॉइंट कहते हैं। और ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है, जो दोनों तरफ से लिप में बन रहा है, इसको हम पॉइंट एंगल कहते हैं। इस एंगल को मैं कह रहा हूँ पॉइंट एंगल। इस पॉइंट एंगल का भी बहुत महत्व है। ये पॉइंट एंगल आमतौर पर एमएस और एसएस में अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो 118 डिग्री रखा जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको याद रखना। पॉइंट एंगल, ये है पॉइंट एंगल। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगर इसको नीचे से देखेंगे आप ड्रिल को, अगर आप इस ड्रिल को ऐसे देखने वाले हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं वेब। वेब, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज और रहेगी बताने की, हेलिक्स एंगल। ये फ्लूट किस एंगल पे उठ रही है, मतलब आपने कितनी डिग्री पे इसको उठा रखा है, ये बनता है आपका हेलिक्स एंगल। इसको कह रहे हैं हेलिक्स एंगल, मतलब जो फ्लूट और वर्टिकल लाइन के बीच का जो एंगल है, इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लूट का हेलिक्स एंगल। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल आपको होल करना है, हार्ड मटेरियल में जैसे एलॉय स्टील में अगर आपको होल करना है, तो आपको ये हेलिक्स एंगल रखना पड़ेगा। कितना? लगभग 8 डिग्री, 8 से 10 डिग्री। अगर मीडियम हार्डनेस है मटेरियल की, मीडियम हार्डनेस मतलब लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील जिसको हम कहते हैं, मतलब एमएस एसएस इस तरीके की अगर आपको मटेरियल को काटना है तो आप इस एंगल को रखेंगे 18 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में। और अगर बहुत सॉफ्ट मटेरियल आपको काटना है तो आप इस एंगल को रखते हैं 35 से 40 डिग्री के बीच में। ये बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? हेलिक्स एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों एंगल अलग है। हेलिक्स एंगल ये है जो फ्लूट और वर्टिकल लाइन के बीच में बनेगा। एक होता है पॉइंट एंगल, ये आमतौर पर 118 डिग्री ही रखा जाता है। जब हम इसको ग्राइंडर पे इसकी धार लगाते हैं, कभी कभी ये ऐसा इसकी धार खराब हो जाती है। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, इसकी जो कटिंग टिप है वो अपने आप उसकी धार लगती रहती है, क्योंकि आप इस बात को समझे, कटिंग सिर्फ यहाँ हो रही है, नीचे जो कटिंग पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ऊपर का जितना भी ये लैंड और मार्जिन है ये सेफ रहता है। जैसे जैसे ड्रिल घिसती जाती है तो आपको एक नया कटिंग पॉइंट अपने आप मिलने लगता है। लेकिन कभी कभी ये एंगल खराब हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, जब तक वो कटिंग एज नहीं आ रही तो ड्रिल घिस के चल रही है, उस समय ये वाला जो आपका एंगल है ये खराब हो जाता है। तब हमें ग्राइंडर पे दोबारा इसको ग्राइंड करके एंगल को शुद्ध करना पड़ता है, और एक एंगल ड्रिल एंगल गेज होता है, उससे हम चेक करते हैं कि ये 118 बन गया या नहीं बन गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है सर। ड्रिल के शेन के ऊपर एक शाफ्ट बनी होती है, ड्रिल के शेन में हाँ जो शाफ्ट बनी होती है उसको घुमाना भी होता है, लगाने के बाद देते हैं ना,
उसमें घुमाना भी होता है। हाँ, वो अभी बता रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसमें जो बड़ी ड्रिल और छोटी ड्रिल है उसके बीच में जो आपका सवाल है उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये आप छोटी और बड़ी ड्रिल देख पा रहे हैं, इसके शैंक में आपने फ़र्क देखा कुछ? इस वाली ड्रिल का शैंक पैरेलल है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन इस शैंक को आप देखें ये ऊपर से पतला होता जा रहा है और इसके ऊपर एक अलग से ये वाली चीज़ भी लगी हुई है। ओके, तो बड़ी ड्रिल में मतलब आप इसको अगर ऐसे समझना चाहें 13 mm की ड्रिल आपको आमतौर पर पैरेलल शैंक के साथ मिलेगी, जिसकी ड्राइंग ये बनी हुई है। लेकिन अगर ड्रिल 13 mm से बड़ी होने लगती है तो हमें उसको टेपर बनाना पड़ता है, टेपर शैंक। वो कैसा दिखाई देगा? मैं सिर्फ यहाँ पर हल्का सा उसको बदल रहा हूँ। शैंक दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल जिसकी फोटोग्राफ ये बनाई थी, जिसकी फिगर ये बनाई थी, एक होता है आपका टेपर, ऐसा होता है आपका टेपर शैंक, और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसा। इसको अगर साइड से आप देखेंगे, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल ड्रिल के डायमीटर के मतलब शैंक के छोटे डायमीटर के बराबर दिखाई देगा, लेकिन ये शेप का होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, इसको कहते हैं हम टैंग। ये सिर्फ बड़े डायमीटर की ड्रिल में जिसमें टेपर शैंक होता है उसमें ये टैंक बनाया जाता है। और ये जो टेपर शैंक है इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, इस वाली जो ड्रिल आपको जो छोटी वाली ड्रिल है इसको पकड़ने के लिए आपको ड्रिल चक का प्रयोग करना पड़ेगा। ड्रिल चक यहाँ पर इसको लगा के दिखा दूँ आपको। पहले तो ड्रिल चक को समझ लो, क्योंकि उस दिन तो कल तो हमने ड्रिल मशीन में देखा था इसको। इस ड्रिल चक को अगर आप गौर से देखें, इसको हम ऐसे टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर वापस खोलने पर ये खुलता चला जाता है और इसके अंदर हम किसी भी ड्रिल को यहाँ पर रख कर और ऐसे हम इसको पकड़ लेते हैं। पर अभी तो ये ड्रिल चक मेरे हाथ में है तो इसको ऐसे ऑपरेट करना बहुत आसान है। सोचो ये ड्रिल चक ऐसे लगा होगा तब इसको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ड्रिल चक में क्या होता है कि ये इसको सेंटर देखना पड़ता है, मतलब ड्रिल मशीन को नीचे लाके आपको देखना पड़ेगा कि वो होल जहाँ पर आपकी मार्किंग है वहाँ पर ये सीधा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये ड्रिल टेढ़ी लगी हो, तो पहले इसको वहाँ को करीब लाकर और इसको ड्रिल मशीन को चला के देखा जाता है कि ये ऐसे से तो नहीं घूम रहा। अगर नहीं घूम रहा तो फिर इसको टाइट करा जाता है इस ड्रिल चक की से, ऐसे यहीं के इसको टाइट कर लिया जाता है। अब ये होने के बाद तब ये ड्रिल नहीं निकल रही है, ठीक है ना? तब ये मशीन के साथ घूमेगा। तो ये तो हुआ स्ट्रेट वाला। लेकिन बड़े जो ड्रिल हैं तब हम उसमें टेपर ये करते हैं। ये स्पिंडल में इसमें एक मोर्स टेपर बनी रहती है, मतलब इसका डायमीटर छोटा होता जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्रिल के शैंक पर कौन सी टेपर होती है? मोर्स टेपर उसका नाम है। मैं लिख दूँ उसका नाम? ये जो शैंक है इसमें मोर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? ये सेल्फ सेंटर्ड होता है और सेल्फ होल्डिंग होता है, मतलब फिक्स हो जाता है। इसके लिए कोई ड्रिल चक, कोई ऐसे कॉलेट चक की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सीधा ऐसा करेंगे तो ये ऊपर जाके ठुक जाएगा और फिर ये फिक्स हो जाएगा, वहाँ पर आप ड्रिलिंग शुरू कर सकते हैं। और फ़ायदा ये है कि बिल्कुल सेंटर में जाके ही फिक्स होता है। और दूसरी बात, ये अपने आप फिक्स हो जाता है। सेल्फ लॉकिंग और सेल्फ अलाइनिंग, क्या क्या नाम है इसके? सेल्फ लॉकिंग मतलब अपने आप लॉक हो जाता है, आपको किसी बोल्ट नट बोल्ट फास्टनर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है सेल्फ अलाइनिंग, मतलब ये सीधा भी अपने आप हो जाता है। इसका जो ये टैंक है इसका क्या यूज़ है? इस टैंक का यूज़ रहेगा ना, इस टैंक का क्या यूज़ है? इस टैंक को हम प्रयोग करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। ड्रिल आपने फंसा तो दी, अब वो ऐसी फंस गई कि अब वो ड्रिलिंग करते हुए बाहर नहीं निकल रही, मतलब घूमती नहीं है, ये स्पिंडल के साथ घूमती है, फिक्स हो जाती है, ऐसे घूमेगी साथ साथ। अभी बताऊँगा उसके बारे में। तो फिर इसको निकाले कैसे? जब ये फिक्स हो गई और फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि ये उसको इतने लोड पर भी ये रुक नहीं रही है, उसके साथ ही साथ घूम रही है बिना किसी चूड़ी के, बिना किसी नट बोल्ट के। तो इसको फिर निकाले कैसे? तब इसको हम ड्रिफ्ट से निकालते हैं। अभी वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि टैंक का प्रयोग ड्रिल को बाहर निकालने के लिए होता है, रिमूव करने के लिए होता है मशीन में से, और ये सिर्फ टेपर वाले ड्रिल में आपको मिलेगी। अब बात ये कर लें, देखिए ड्रिल मशीन हमने समझ लिया, ड्रिल बिट हमने समझ लिया। अब इस मशीन में ड्रिल को होल्ड कैसे करें? सबसे पहले यही सवाल आया ना कि इस ड्रिल को ड्रिल मशीन में होल्ड कैसे करें। ये मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर बड़ी कोई ड्रिल मशीन है, उसमें से एक स्पिंडल बाहर निकला होगा जो खोखला होगा, जिसके अंदर हमें ड्रिल फंसानी है। ये उसका जो बोर है वो तो फिक्स हो गया ना, उसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, वो तो मोटर के साथ बस घूमेगा। अब हम इस ड्रिल को इस स्पिंडल के साथ कैसे फिक्स करें, यही बात समझ में, यही तो रहेगी ना दिक्कत। अगर छोटी ड्रिल है तब तो हमारे पास, अगर छोटी ड्रिल है तो हम इस ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़ सकते हैं
और इस पूरे ड्रिल चक को हम मशीन में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस ड्रिल चक के ऊपर भी आप देखेंगे लगभग वैसा ही शैंक बनाया हुआ है टैंक के साथ, जो ड्रिल के स्पिंडल के बोर में फंस जाएगा। इसमें भी वही टेपर बनी हुई है, ये सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा। तो आपको ड्रिल सिर्फ इसके साथ अलाइन करना है, ये पूरा ड्रिल चक मशीन के साथ अपने आप अलाइन होगा। सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ अलाइनिंग आ रही है। ओके, तो एक तरीका तो हुआ हमारा ड्रिल चक, उसको मैंने आपको ऑपरेट करके भी दिखा दिया। ड्रिल चक की से वो ऑपरेट होता है, मतलब उस पर कॉलेट 3 जॉज होते हैं, वो ऐसे बंद करके आपकी इसको ड्रिल को पकड़ लेंगे, जैसे ये पकड़ी हुई है इसमें। ये छोटी भी हो सकती है, 2 mm की ड्रिल भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। जितना आप इसे टाइट करते रहोगे उतना ही वो अंदर जाके उसको पकड़ती रहेगी, बाहर जाके वो खुलती रहेगी, अंदर जाके खुलेगी, बाहर जाके पकड़ेगी, कोई सा भी एक रीज़न हो सकता है। तो छोटी ड्रिल के लिए हम ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। इसमें मैं लिख दूँ, फॉर स्मॉल डाया ड्रिल अप टू 13 mm। एक और युक्ति, उसको हम कहते हैं स्लीव, और ये 5 के सेट में आती है, 5 नंबर्स ये सेट में आती है, छोटी बड़ी 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 ऐसे 5 सेट में आती है। जैसे 2 स्लीव में लेकर आया हूँ, इनका नंबर भी लिख देता हूँ, M1 से M5 तक। वैसे ये 8 के सेट में भी आती है, M0 से M7 तक, पर आपके कोर्स में जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो M1 और M5 लिखा हुआ है, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ। ये 5 के सेट में आती है। अब ये बड़ी स्लीव है, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये उसकी छोटी बहन है, और आप गौर से देखेंगे तो इसमें बाहर मोर्स टेपर बनी हुई है, ऊपर टैंक बना हुआ है, इसके अंदर मोर्स टेपर कटी हुई है, मतलब इसका होल भी अंदर से इसी अनुपात में छोटा होता है, इसी टेपर में छोटा होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर फिट करेंगे ऐसे, और ध्यान ये रखना है, अब देखो ऐसे फिट हो जाती है कि ये निकलती भी नहीं है, फिर इसको निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इसको ऐसे नहीं डालेंगे कि स्लॉट तो यहाँ है और आपने टैंक को ऐसे डाल दिया, ऐसे नहीं डालेंगे आप, मतलब स्लॉट अगर ऐसे है तो टैंक को ऐसे नहीं डालेंगे ऊपर, आप टैंक को इस स्लॉट के साथ अलाइन करके डालेंगे ऐसे। समझ में आ रही है बात? ताकि ये वाला जो हिस्सा है, ये स्लॉट के बिल्कुल सामने आए, ये वाला हिस्सा स्लॉट के सामने नहीं आना चाहिए, ये वाला हिस्सा स्लॉट के सामने आना चाहिए। तो हम हमेशा ऐसे ही डालते हैं इसको, चाहे ये हो या ये हो। इसको भी जब हम स्लीव में डालेंगे, देखिए ये बड़ी स्लीव हो गई ना, तो इसके बीच में एक स्लीव और आनी चाहिए, इसीलिए वो घटते हुए क्रम में, जैसे ये है इसके साथ की स्लीव, ये इसके साथ लगेगी, ये इसके साथ लगेगी, जितना बड़ा आपका स्पिंडल है ये फिर जाके स्पिंडल में लगेगी, इससे बड़ी स्लीव भी आती चली जाएंगी। आपका मशीन जितनी बड़ी होगी उसका स्पिंडल का बोर उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही बड़ी, उतनी ही ज़्यादा आपको इसके ऊपर एक के बाद एक स्लीव लगानी पड़ जाएगी, तब जाके हम फिट करते हैं। और सारी की सारी स्लीव सेल्फ लॉकिंग होंगी, सेल्फ अलाइनिंग होंगी। अगर ड्रिल चक लगा रखा है तो आपको ड्रिल चक और ड्रिल के बीच में अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल वर्टिकल लग गया है या नीचे से थोड़ा सा टेढ़ी लग गई है ड्रिल, तो वरना वो ऐसे घूमेगी, होल बड़ा कर देगी आपका। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो दूसरी हमारे पास युक्ति आई स्लीव की। ये क्या है, अगर ड्रिल का शैंक, ड्रिल शैंक मशीन के स्पिंडल से छोटा है, मशीन स्पिंडल से छोटा है, अरे इस बात को समझ जाओ ना यार, अगर ये जो इसका शैंक का डायमीटर है उसके स्पिंडल से छोटा है तो ही तो आप स्लीव लगा सकते हो। अब सोचो अगर ये उससे बड़ा है, मशीन आपकी छोटी है और ड्रिल का ये शैंक बड़ा है, तो उसके अंदर ही नहीं आ रहा वो, मतलब अब क्या करोगे? तब हमें एक ज़रूरत पड़ती है एक स्पेशल टूल की, उसको हम कहते हैं टेपर सॉकेट। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये आपकी मशीन का स्पिंडल है, ऊपर से जो मशीन आ रही है मोटर से वो इस स्पिंडल को घुमाएगी, आपकी ड्रिल यहाँ फिट होनी है। तो अगर ड्रिल बहुत छोटी है, पतली है ड्रिल, तो आप इसके साथ ड्रिल चक का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, ये दूसरे नंबर पे है आपका स्लीव और तीसरे नंबर पे है आपका टेपर सॉकेट। अगर ड्रिल बहुत छोटी है तो आप इस ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़ेंगे और ड्रिल चक को आप स्लीव या डायरेक्टली आप स्पिंडल में लगा देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर आपका ये शैंक जो है टेपर है, टेपर शैंक है, और इस ड्रिल के जो स्पिंडल है इसके बोर से छोटा है, तो आप डायरेक्ट ड्रिल को यहाँ लगा सकते हैं। इसके अंदर भी ऐसा होता है ना, मोर्स बनी रहती है, इसके अंदर भी टेपर बनी रहती है, बोर के अंदर भी, स्पिंडल के अंदर भी। तो आप डायरेक्ट ड्रिल को यहाँ लगा सकते हैं लाइक दिस,
लगा दिया आपने और ड्रिल कर ली अपनी। अगर इससे थोड़ी सी छोटी है तो आपने स्लीव का प्रयोग कर लिया, जो स्लीव इसमें आ रही है उसको लगा के, और जिस स्लीव में ये आ रहा है उसको लगा के आपने ड्रिल कर ली। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये आपका जो ड्रिल का शैंक है वो बड़ा है, यहाँ आपका टैंक लगा हुआ है ऐसे, तो ये कैसे जाएगा अब इसके अंदर? तब आपको एक टेपर सॉकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। वो इन दोनों का मिक्सचर है, आप ऐसा समझो कि जैसे वो ड्रिल चक्का और स्लीव का मिक्सचर है, उसके ऊपर जो पूंछ बनी होगी वो इतनी बड़ी होगी जो इसके अंदर आ सके, और उसके नीचे यहाँ पर हमने एक अलग से यहाँ पर स्लॉट बना होगा, अंदर ये टेपर हमने कर रखी है, इसके अंदर अब वो ड्रिल का ये फंसा देंगे शैंक। वो इससे तो बड़ा था लेकिन इससे छोटा है, तो इसमें फंसा के और इसका ऊपर का शैंक इसमें आने वाला बना देंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं? टेपर सॉकेट। वो ऐसा दिखाई देगा आपको, टेपर सॉकेट। ऊपर से जो उसका शैंक है वो आपकी ड्रिल मशीन के स्पिंडल के बोर के अनुसार होगा, और नीचे जो इसका ये टेपर होल होगा इस सॉकेट का, वो उस ड्रिल का के हिसाब से होगा जो इसमें नहीं आ रही, बड़ी है। तब हम टेपर सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। ये इसके होल्डिंग अरेंजमेंट हो गए। ये 3 तरीके से हम ड्रिलों को होल्ड करते हैं। सबसे छोटी, अगर बहुत छोटी है तो ड्रिल चक इस्तेमाल कर लो, मीडियम साइज़ की हैं तो स्लीव इस्तेमाल कर लो, क्योंकि स्पिंडल तो एक ही साइज़ का रहेगा, आपकी ड्रिल के शैंक छोटे बड़े होंगे तब आपको स्लीव इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी ड्रिल का शैंक ही स्पिंडल के बोर्ड से बड़ा है तब आपको टेपर सॉकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका नाम है टेपर सॉकेट। ये इम्तिहान में आएगा भाई ये वाला क्वेश्चन, कि अगर ड्रिल बड़ी होती है, ड्रिल का साइज़ बड़ा हो आपके स्पिंडल के साइज़ से, तो आप किस होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तब हम ड्रिल चक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो छोटी वाली ड्रिल के लिए स्लीव का नहीं करते, क्योंकि स्लीव तो वहाँ काम आ सकती है जहाँ पर ड्रिल के शैंक का साइज़ इससे छोटा हो और टेपर बना हुआ हो, उसमें टेपर होनी चाहिए। अगर टेपर नहीं है, वो स्मॉल वाली होती है, उसके लिए तो आपको ड्रिल चक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई भाई पूरी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ज़रा ये बता दूँ कि ये फिट कैसे होते हैं। इसको आप ड्रिल समझ सकते हो, ये ड्रिल का शैंक समझ सकते हो, चाहे आप इसको दोनों को स्लीव समझ लो। एक के बाद एक छोटी होती चली जाएगी, M1 से M5 तक ये बड़ी होती चली जाएगी, मतलब इसका साइज़ ऐसे अलग होता चला जाता है। और फाइनली जो आपका ड्रिल का स्पिंडल होगा उसमें सबसे बड़ी वाली उस हिसाब से बनी होगी, इसमें आने वाली इसके हिसाब से, इससे आने वाली इसके हिसाब से, ऐसे छोटी होती चली जाती है। तो जब हम इनको फिट करते हैं, इसका जो स्लॉट है, इसमें जो स्लॉट दिया हुआ है स्लीव में, उसको टैंक को उसके साथ लाइन में ला के हम इसको ऐसे फिट कर देते हैं। अच्छी तरह ठोक लो, अगर और ज़्यादा आपको करना है ठोक लो इसको। अब देखो ये नहीं निकल रहा मेरे से, पूरी ताकत लगा के, आप देखो ताकत लगा के सारे देखो एक बार। पर जो आपने कर रखी है मोड टेपर हम जिसको कहते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये सेल्फ लॉकिंग हो जाता है। इसको अगर और ज़्यादा ठोक दूँ, अभी तो हाथ से ठोका है, तो आप समझ लो कि ये कितनी बड़ी फोर्स के साथ जुड़ जाता है कि अगर ऊपर ड्रिल मतलब ड्रिल को तो नीचे लोहा काटना है ना, तब भी ड्रिल इसके अंदर नहीं घूमती है, इसके साथ साथ घूमेगी वो। बात समझ में? अब प्रॉब्लम ये हो गई, इसको निकालें कैसे? अगला हमारा टॉपिक है रिमूव कैसे करें, रिमूविंग ड्रिल फ्रॉम स्पिंडल या स्लीव। भाई या तो आपकी ड्रिल जो है डायरेक्ट स्पिंडल में ठुकी हुई होगी मोर्स टेपर से, और या फिर वो अगर छोटी होगी तो हमने स्लीव के अंदर उसको कहीं ठोक रखा होगा, तो ये तो लॉक हो गई, ये तो लॉक हो गई। अब इसको कैसे करें? तब हमारे पास एक इस तरीके का टूल होता है, ये तो मैंने हाथ से बनाया हुआ है पर काम करेगा ये भी। इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। इसको कहते हैं हम, उस टूल को कहते हैं हम ड्रिफ्ट। ये कुछ इस शेप का होता है बच्चों। तो जैसे ये मशीन में इस तरह लगा हुआ होगा, तो आपको इस ड्रिफ्ट को ऐसे लगाना है और यहाँ से हथौड़ी मारनी है तो ये बाहर निकल जाएगा। करके देखूं? देखते। अब अगर वैसे आप देखो तो ये नहीं निकल रहा ना, स्लीव एक दूसरे, या तो यहाँ पे स्लीव लगी होगी या स्पिंडल वो आपका ड्रिल लगी हुई होगी, अभी ये नहीं निकल रही है पूरी, इसको ठोको तब भी नहीं निकल रही है पूरी। लेकिन अगर आप यहाँ पर ड्रिफ्ट लगाकर, तो ड्रिफ्ट क्या करती है, इस स्लॉट में से वो वेजिंग एक्शन करती है और आपके इस स्लीव को या ड्रिल को नीचे धक्का दे देती है। अब एक और बात आपको ये समझनी है कि इसको टेपर क्यों बनाया जाता है। हम इसको सीधा सीधा नहीं फंसा सकते क्या? नहीं फंसा सकते। एक तो इतना सीधा अंदर फंसाओगे तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, हमारे पास वहाँ जगह नहीं होती इसको ठोकने की। इसका फ़ायदा क्या होता है कि नीचे ये ढीली रहती है, सिर्फ जब ये अपने आखिरी पॉइंट पर आने वाली होती है तब जाके ये पकड़ लेती है। इसलिए टेपर बनाना, ताकि इसको निकालना और फिट करना आसान हो जाए। तो आपकी ये जो स्लीव है इसकी शेप कैसी होती है भाई? ये मान लीजिए आपका टैंक है, इसके बाहर भी टेपर होगी और अंदर भी टेपर होगी बेटा।
ये बोर है आपका, मतलब ऐसे ऐसे कटा हुआ है, मटेरियल बाहर है। बाहर वाली टेपर इससे बड़ी वाली स्लीव में या स्पिंडल में फिट होने के लिए, और अंदर वाली टेपर इससे छोटी वाली स्लीव को या ड्रिल को, शैंक को अपने अंदर फिट करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें यहाँ पर एक स्लॉट दिया होगा हमेशा। वो स्लॉट इसलिए कि ताकि उसके अंदर जो चीज़ फिट है वहाँ पर आप ये ड्रिफ्ट लगाएं, हथौड़ी मारें तो वो नीचे निकल जाती है, रिमूव करने के लिए, ड्रिल को रिमूव करने के लिए। किसी को कोई शक है?